हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा है हिस्ट्री का 9th चैप्टर, यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर और बचता है तो हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। एंड देन हम फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। फिर हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी बचती है, वो जल्द से जल्द हम उसे फिनिश करवा देंगे, चाहे मुझे दो दो क्लासेस लेनी पड़े, क्योंकि आपका सिलेबस मुझे टाइम से पहले फिनिश करवाना है। मतलब 10 जून तक मैं फिनिश करवा दूंगी। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन भी करवाना है और आपको भी रिवीजन एंड मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। ठीक है, तो जानेंगे किस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है गाइस, इम्पोर्टेंट है। तो संस्कृति हमारी, तो जानेंगे क्या है इसमें क्या नहीं है, देखते हैं आगे। तो वो कह रहा है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका क्या होता है? बोलचाल की भाषा है। यानी कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी चीज़ों को इधर से बातों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को इधर से उधर डिलीवर करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं? वो हमारी भाषा के द्वारा करते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल तथा उड़िया भाषा बोलते हैं। यानी कि किसी को हम, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को हम बोल रहे हैं क्या। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी पर्सन को डिनोट करते हैं उसके देश के देश या राज्य के नाम से, तो वो क्या होता है? उनकी भाषा हो जाती है। यानी कि ये व्यक्ति तमिलिया है, ये उड़िया है, यानी कि वो क्या कर रहा है? वो वहाँ की भाषा का यूज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि तमिलनाडु या उड़िया में रहता है, बोलता है और क्या करता है? तमिलनाडु और उड़िया में रहता भी है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अगर तमिल उड़िया कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है वो, उसे तमिल और उड़िया आती है और ये तमिल और उड़िया में रहता भी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के क्या होते हैं, वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से क्या किया जाता है? उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ से ओवरव्यू ले रहे हो कि हमें इसमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, उनके खाना और उनकी क्या उनके भोजन, नृत्य, संगीत, काव्य क्या है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कभी कभी इन अस्मिताओं में मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। यानी कि जो सीमाएं हैं का क्या होता है कि हम लोग कभी कभी मान लेते हैं कि ये चीजें जो है जन्मों जन्मांतर से, युग युगांतर मतलब जन्मों जन्मांतर से चलती आ रही हैं। बट ऐसा नहीं है, ये विभिन्न क्षेत्रों में विभाजक और सीमाओं के बनने से इनकी भूमिका रही है, जिन्हें क्या होता है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। यानी कि अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति चेंज होती है। कहते हैं कि घाट घाट में पानी बदले और कोस कोस में क्या बदल जाती है? बोली बदल जाती है। ये आपने सुना होगा, घाट घाट का पानी बदले और कोस कोस में क्या बदल जाती है? हमारी बोलियां चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय संस्कृति का प्रभाव होता है। आपके यहाँ कोई और संस्कृति होगी, हमारे यहाँ कोई और संस्कृति होगी। तो क्या आप बताएंगे कि आपके यहाँ का फेमस फूड क्या है और आप कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हमारी क्लासेस देख रहे हैं? हमें खुशी होगी जानकर कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से हमारी क्लास में जुड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे समय के साथ साथ क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, क्या होती है? चेंजेज आते रहते हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों में विचारों के आदान प्रदान ने क्या किया है? एक दूसरे को क्या बना दिया है? संपन्न बना दिया है। जैसा हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तथा कुछ विशेष क्षेत्रों को अपनी क्षेत्रों की अपनी है, अपनी परंपराएं हैं, जबकि कुछ अन्य विभिन्न क्षेत्रों की समान प्रतीत होती है। यानी कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनकी परंपराएं क्या है? कुछ अलग दिखाई देती हैं, कुछ की समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाके उन्होंने उन्होंने नया रूप ले लिया। मान लो एक बहुत ही पिछड़ा गांव है, सोचना, एक बहुत ही पिछड़ा गांव है, एक थोड़ा उससे डेवलप गांव है। ठीक है, ये वाला आपका बहुत ही ओल्ड गांव हो जाता है, ये आपका न्यू गांव हो जाता है, थोड़ा सा न्यू। ठीक है, थोड़ा सा न्यू हो जाता है। तो यहाँ पे जो न्यू गांव है, ये वाला न्यू, तो यहाँ पे कुछ परंपराएं मनाई जा रही हैं। मान लीजिए कोई त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले ये त्योहार मना रहे हैं, पहले से मना रहे हैं। फिर क्या हुआ? ये पिछड़ा गांव है। कैसा पिछड़ा? ओल्ड नहीं, पिछड़ा हुआ गांव। फिर इसके बाद इसको ये चीज पता चली, तो इसने ये चीज अपना ली। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से भी हमारे रीति रिवाज एक जगह क्या हो जाते हैं? पुराने हो जाते हैं, और दूसरी जगह क्या हो सकते हैं? नए भी हो सकते हैं। यानी कि जहाँ उनको अभी अपनाया गया है वो नए हो जाते हैं, और जहाँ उनको पहले से मनाया जा रहा है वो
पुराने हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, यानी कि एक चेर लैंग्वेज है, एक आपकी मलयालम भाषा हो जाती है, इसका विकास कैसे हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेर और मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है। जो महोदयपुरम का चेर राज्य है वो प्रायद्वीप के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। जो आज का क्या है, केरल राज्य का हिस्सा हो जाता है। तो महोदयपुरम क्या है, चेर राज्य का प्रायद्वीप के कहाँ, दक्षिण पश्चिम का भाग हो जाता है, और आज कहाँ है वो, केरल में स्थित है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। तो यानी कि इस इलाके में कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो इस इलाके में आपकी मलयालम भाषा बोली जा रही है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। यानी कि जो ये लैंग्वेज है वो महाद्वीप के कोई गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन होगा या सरकारी अभिलेख होगा, उसकी क्षेत्रीय भाषा के सबसे पहले उदाहरणों में से क्या है, ये लैंग्वेज एक मानी जाती है। ठीक है, तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, समझते हुए पढ़िएगा, क्योंकि मैं इससे क्वेश्चन आपको अपनी कम्युनिटी को पोस्ट करती हूँ। वो क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दीजिएगा, जिससे आपको क्या होगी, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। और मैं एक्सप्लेनेशन डाल देती हूँ, थोड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन डालती हूँ, जिससे कि आपको पढ़ के वो चीज़ें रिकॉल होती रहे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, कल तो मैंने एक ही क्वेश्चन डाल पाया था क्योंकि कुछ रीजन हो गया था, तो किसी का हेल्थ इश्यूज था, तो उसको मुझे हॉस्पिटल ले आना था, तो इस वजह से मैंने वन ही क्वेश्चन डाल पाया। तो मैं और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दूंगी, बट आज की क्लास देखिए। और हाँ, आज की क्लास मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके ही चलूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन हो जाता है और मुझे समझाना पड़ता है, और समझा समझा कर ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कोई नहीं, 2 चैप्टर हैं, उनको हम अच्छे से लेकर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं को क्या किया है, ग्रहण किया। साथ साथ क्या हुआ, चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी कुछ ग्रहण किया। कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, तो संस्कृत की जो परंपराएं हैं उनसे भी उन्होंने कुछ चीजें ग्रहण की। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। तो रंगमंच कहाँ का है, तो केरल का रंगमंच हो जाता है, जिसकी परंपरा क्या हो रही है, आज के युग में भी, यानी कि युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित है। ठीक है, जो रंगमंच, केरल का मंदिर रंगमंच है, वो खोजी जा सकती है। जो किस पर आधारित है, वो संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली संस्कृत कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती हैं। जो मलयालम भाषा की पहली संस्कृत कृतियां कब की बताई जा रही हैं, तो 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है। प्रत्येक रूप से संस्कृत की ऋणी है, यानी कि ये क्या है, संस्कृत की ऋणी, यानी कि जो भी चीजें परंपराएं हैं वो किससे ली गई हैं, संस्कृत से ली गई हैं, फिर उन्हें मलयालम कृतियों में ढाला गया है, लिखा गया है, तो वो किसकी ऋणी हो जाएंगी, संस्कृत की ऋणी हो जाएंगी। जिससे जो चीज लेता है उसका वो क्या हो जाता है, ऋणी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कर्जदार, ऋणी मतलब कर्जदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह भी काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 14वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, मणि प्रवालम लिखा गया है। क्या है, लीला तिलकम, जो कि क्या है, लीला तिलकम, सॉरी, 14वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया है वो क्या है, आपका लीला तिलकम है। ये किस विषय में है, तो ये व्याकरण और काव्य शास्त्र के विषय में है, और इसकी लिपि क्या हो जाती है, आपकी मणि प्रवालम लिपि हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जो ये 2 भाषाएं हैं वो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करती है। यानी कि सॉरी, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ, मैंने ये लाइन स्किप कर दी थी, वो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ, मणि मतलब क्या हो जाता है, मणि का मतलब क्या होता है बताइए, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, क्या होता है, हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा हो जाता है, जो क्या है, 2 भाषाओं की ओर संकेत कर रहा है, एक संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं की ओर क्या करता है, संकेत करता है। मणि प्रवालम शैली है, मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, तो ये 2 भाषाओं की ओर संकेत करता है। कौन कौन सी, तो वो हो जाती है संस्कृत और क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषाएं हो जाती हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब पढ़ते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं, यानी कि जगन्नाथी संप्रदाय क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। जो अन्य क्षेत्र की संस्कृतियां हैं वो क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। किससे? धार्मिक परंपराओं से। इसी प्रकार का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय, यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। तो सबसे जो सर्वोच्च उदाहरण लिया है उन्होंने कहाँ से लिया? पुरी। पुरी उड़ीसा में है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है आपका? जगन्नाथ संप्रदाय है। जगन्नाथ संप्रदाय है यानी कि जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची, यानी कि विष्णु के रूप को ही क्या माना गया? जगन्नाथ माना गया। आज का जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति द्वारा लोगों द्वारा बनाई गई थी। जो जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा है, यानी काष्ठ मतलब वो लकड़ी की प्रतिमा है, जो किससे बनाई गई है? जो आपकी स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई गई है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जिसमें क्या है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यानी कि जो जगन्नाथ भगवान थे वो क्या थे? पहले स्थानीय देवता थे, फिर उन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट की चीज क्या आ जाती है? अब इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो पूरी उड़ीसा में क्या है आपका? जगन्नाथ संप्रदाय है या जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ का अर्थ क्या हो जाता है? दुनिया का मालिक विष्णु, यहाँ से आएगा। फिर ये हो जाएगा, एक प्रतिमा किसकी थी? तो काष्ठ प्रतिमा थी, और काष्ठ प्रतिमा हो जाती है, और इसे स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाया गया है। और ये पहले स्थानीय देवता थे, बाद में इन्हें विष्णु का रूप दे दिया गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है? बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा। तो ये देखिए बालभद्र जी हैं, सुभद्रा है, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। कौन कौन से हैं? बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की यहाँ पे मूर्तियां दी गई हैं, आप लोग देख सकते हो। शायद इनमें से बहुत से बच्चों को इनके नाम भी पता ना हो, तो आपको आज पता चल गया होगा, बालभद्र जी, सुभद्रा और जगन्नाथ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा, किस वंश के? तो वो है गंग वंश के। कौन से राजा हैं? अनंत बर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी में कौन थे? गंग वंश के कौन हो जाते हैं? राजा अनंत बर्मन। उन्होंने क्या किया था? पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनाने का निश्चय किसने किया था, तो वो आपके होते हैं अनंत बर्मन जी। और फिर जगन्नाथ को यानी कि राजा पुरुषोत्तम ने, किसने? राजा अनंग भीम। कौन? अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित, यानी कि किसने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को समर्पित करके खुद को प्रतिनियुक्त साबित घोषित कर दिया था, तो वो अनंग भीम हो जाते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गए होंगे। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस हो जाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर चीजें पसंद आ रही हैं और समझ में आ रहा है, आपके लिए यूजफुल हो रही हैं चीजें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों मंदिरों को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। यानी कि जैसे जैसे मंदिर और तीर्थ यात्राओं को क्या हुआ, एक केंद्र के रूप में महत्व मिल रहा था, यानी कि एक केंद्र बन रहा था। केंद्र मतलब मान लो जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है उसे ही सब लोग मान रहे हैं, सब लोग उसे मान रहे हैं, तो वो एक क्या हो जा रहा है? केंद्र बन जा रहा है। ठीक है, और जब केंद्र बन रहा है, महत्व बढ़ रहा है, तो उनका क्या होगा? सत्ता भी बढ़ती रहेगी, है नहीं? ठीक है, इन मामलों में सामाजिक और राजनीतिक सत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेजी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। क्यों? क्योंकि मंदिर और मस्जिद, मंदिर वगैरह क्या हो रहे थे? केंद्र बन रहे थे, और केंद्र यानी कि सामाजिक और राजनीतिक का क्या बन रहे थे? ये केंद्र बन रहे थे। जब केंद्र बनेंगे जिस चीज का, तो उसी में तो अपनी सत्ता और राजनीति को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? आपको जगन्नाथ मंदिर पे क्या किया था? जगन्नाथ मंदिर को अपने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। ठीक है, वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक बात बताओ, जैसे कोई जैसे कोई है,
कोई अपनी सत्ता बनाना चाहता है, कोई अपनी सरकार बनाना चाहता है, तो जनता को जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना, तो उसी में वो जो नेता है, वो नेता उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, जिससे कि जनता को लगे कि अरे! ये भी हमारे जैसे हैं, और जनता उन्हें क्या करेगी, जनता उन्हें स्वीकार करेगी, उन्हें वोट करेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें पहले भी चल रही थी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, राजपूत और शूरवीर की परंपरा। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। क्या थी राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, यानी कि 19वीं शताब्दी में किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो आज का राजस्थान है, वो क्या था, राजपूताना कहलाता था। यानी कि जो राजस्थान है, वहां पे कौन लोग रहते थे, राजपूत लोग ज्यादा रहते थे। ठीक है, इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से कौन रहते होंगे, राजपूत रहते होंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है कि ऐसे अनेक समूह हैं और राजा भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यानी कि लेकिन यह आंशिक रूप से सत्य है, यानी कि राजस्थान में केवल राजपूत ही होंगे, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है, ये आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि अनेक समूह ऐसे थे जो आज भी क्या है, उत्तर और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में क्या है, अपने आप को क्या कह रहे हैं, राजपूत कह रहे हैं। ठीक है, यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते होंगे। राजस्थान में ये नहीं कि राजपूत राजपूत रहते होंगे, उनके साथ अन्य लोग भी रहा करते होंगे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। किसने, राजपूतों ने। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं ये संस्कृत परंपरा वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। लगभग लगभग 8वीं शताब्दी के आज के राजस्थान में अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। किसका शासन रहा है, राजपूत राजाओं का शासन रहा है। देखो, एनसीईआरटी आप भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी हम भी पढ़ा रहे हैं, पर आपके पढ़ने में हमारे पढ़ाने में डिफरेंस इतना है कि आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे बनाएगा और किस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है, और किस तरह, किस बारीकी, यानी कि एक लाइन का आपको एक अर्थ समझ में आ जाता है पर दूसरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अर्थ आपको इस क्लास से मिल जाता है। तो आपकी चीजें क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो क्लास लेने का ये फायदा हो जाता है। और आपको पता है मैं कोई भी लाइन स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, कोई भी लाइन डाल सकता है, और जो एनसीईआरटी में दी है वो इंपॉर्टेंट ही लाइन्स दी होती हैं। ठीक है, हमने अध्याय 2 में किसके बारे में पढ़ा था, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या किया था, 1191 और 1192 में शायद तराइन का युद्ध हुआ था उनके साथ। 1192 और 91 में उन्होंने किसको हराया था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। और 1192 में खुद वो उनसे हार गए थे, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा शासक था, ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया है, मगर पीठ नहीं दिखाई है। यानी कि जो राजपूत थे उन्होंने पीठ नहीं दिखाई है, सामने से चीजों को फेस किया है। अब राजपूत क्या थे, राजपूत सूरवीरों, आगे बढ़ते हैं। जो राजपूत थे उनके सूरवीरों की कहानियां, काव्य और गीतों में क्या है, सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से क्या थे, प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई गई थी। जो राजपूतों की कहानियां और गीत संगीत हैं, वो किसके द्वारा गाए जा रहे थे, तो ये प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाए जा रहे थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये काव्य एक गीत ऐसे सूरवीर की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, और उनसे आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उनकी सूरवीर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। साधारण जन भी इन कहानियों से क्या होते थे, आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर क्या होता था, नाटकीय स्थिति और स्वामी भक्त मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। यानी कि जो चीजें थी लोगों को आकर्षित करते थे, काव्य गीत, और ये जो कहानियां थी अक्सर किसमें होती थी, नाटकीय कृत्य में हुआ करती थी, उनमें ये चीजें रहा करती थी। आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी, जब फोन का जमाना नहीं था, तो हम लोग किससे कहानियां, नाटक वगैरह देखते थे, स्कूलों में बहुत से नाटक होते थे। बट आज तो क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, नेट का ज़माना है। आज आज लोग इन चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नेट पे बिजी हैं, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था, यानी कि जो राजाओं की सूरवीरता की कहानियां चल रही हैं, क्या इनमें स्त्रियां भी शामिल थी? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्वान है, यानी कि झगड़े का रीजन, यानी कि क्या है कि मतलब किसी स्त्री के कारण
कोई आक्रमण हुआ है, युद्ध हुआ है, तो वो क्या है, कारण के रूप में विद्यमान है। मान लो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रानी पद्मावती के लिए, किया था ना, चढ़ाई की थी, तो उसी के उसी तरह से यहाँ भी ये चीजें गिवन है। आगे बढ़ते हैं। जब पुरुष स्त्री को जीतने के लिए, देखो कहा था, जब पुरुष स्त्री को जीतने के लिए आया, उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते हैं। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों को जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं को क्या होता, विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की, ये तो आपके प्रदेश दिए गए हैं, इनको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मैप एक बार देख लीजिएगा, जिससे सही रहता है मैप देखने से। अगर मैप से कोई क्वेश्चन आता है एक आध परसेंट, तो आप लोगों को क्या हो, ज्यादातर दिशाएं पूछता है, आप लोग वो बता सको। तो क्या होता था, वो अपने पतियों की चिता के साथ क्या करती थी, जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का क्या करना होता था, बलिदान करना होता था। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी, यानी कि जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं उनसे एक परे था, कौन सा, कथक नृत्य। क्या था कथक नृत्य, जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। यह सूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, जो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। किसके इतिहास को देखना है हमें, कथक के। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है, यानी कि ये नृत्य शैली कहाँ की है, तो हमारे उत्तर भागों के अनेक से जुड़ी है। और कथक शब्द का क्या अर्थ होता है, कथा। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है, कथा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो कथक का मतलब क्या होता है, कथा। जो आज हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, किसी व्रत की कथा पढ़ते हैं, उसी तरह कथक का अर्थ क्या होता था, कथा। जिसका प्रयोग क्या होता था, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। ध्यान से सुनना, जिसका यूज क्या हो रहा है, संस्कृत में और एक मिनट, और क्षेत्रीय भाषाओं में या अन्य भाषाओं में किस रूप में किया जा रहा था, कहानी के रूप में किया जा रहा था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की जाति होती थी। जो कथक है वो मूल रूप से क्या होती है जी, उत्तर भारत में क्या होती थी, जो मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाते हैं, उनकी एक जाति होती थी। क्या होती थी, जाति होती थी। ये कथाकार अपने हाव भाव संगीत से अपने कथावाचकों को अलंकृत किया करते थे, यानी कि जो कथाकार होते थे वे अपने हाव भाव को संगीत या कथावाचक में क्या करते थे, अलंकृत करते थे। ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। कथक का अर्थ क्या होता है, कथा। कथा क्या थी, कथा क्या होती है, जो जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, ऐसे ही ध्यान रखना। सत्यनारायण की कथा मंदिरों में कराई जाती है, तो ये क्या होती थी, कथा होती थी। जैसे संस्कृत और अन्य भाषाओं में क्या होता था, मंदिर में कहानी के लिए यूज होता था। कथक के मूल रूप उत्तर भारत के मंदिर में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की क्या होती है, जाति होती थी। जो अपने कथाकार क्या होते थे, अपने हाव भाव एक्सप्रेशन के साथ चीजों को सामने पेश किया करते थे, सुंदरता देते थे। फिर क्या हुआ, 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार। तो भक्ति आंदोलन का प्रसार कब हुआ, तो भक्ति आंदोलन का प्रसार आपका 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ, और इसमें कथक ने एक विशिष्ट नृत्य का रूप क्या किया, धारण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान, आख्यान का मतलब क्या होता है, कहानी, लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें रासलीला कहते हैं। रासलीला क्या है, रासलीला आप जानते हो, राधा कृष्ण की चीजों को, कहानियों को लोक नाट्य में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, रासलीला कहलाता है। रासलीला में लोक नृत्य, रासलीला में लोक नृत्य साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं, यानी कि रासलीला का जो लोक नृत्य है वो किसके साथ जुड़ा है, वो कथक या कथक कथाकार के हाव भाव से जुड़ा रहता है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह, क्या कह रहा है, मुगल बादशाह और उनके अभिजात के शासनकाल में कथक नृत्य क्या होता था, दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए हैं, वहां विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर दो परंपराएं अर्थात घरानों में फला फूला। तो जो कथक नृत्य है किसमें फला फूला है, तो दो परंपराओं या घरानों में क्या हुआ है, फला फूला है। तो वो कौन सी हो जाती है, एक तो आपकी राजस्थान यानी कि जयपुर राज दरबारों में, और दूसरा लखनऊ में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ फला फूला है ये, तो दो परंपराओं या दो घरानों में फला फूला है। पहला घराना आपका हो जाता है राजस्थान जयपुर, और दूसरा आपका हो जाता है लखनऊ। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रमुख कला जो कथक है वो प्रमुख कला के रूप में कब उभरा, तो वो कौन से अवध के कौन हो जाते हैं, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। पहला क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हो जाते हैं और इनके संरक्षण में क्या फला फूला था, कथक डांस फला फूला था। फिर बात करता है 1850 से 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के कहाँ कहाँ हो गया है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर स्थापित हो गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसकी प्रस्तुत में क्लिष्ट तथा ये देखो नृत्य करती मूर्तियां हैं जो खजुराहो में दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, क्लिष्ट द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पे जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा क्या, क्लिष्ट तथा द्रुत संचालन और उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया जाता है। इनकी एक इनकी अलग से ड्रेस होती है, ड्रेस को ही देखकर आप समझ जाओगे ये क्या करने वाली हैं, कथक डांस करने वाले हैं। ठीक है, अनेक अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने क्या किया था, नापसंद कर। ठीक है, तो कथकों को नापसंद करने वाले कौन थे, ब्रिटिश लोग थे। कब, 19वीं से 20वीं शताब्दी में। फिर भी यह क्या रहा, जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। यानी कि जो कथक था वो किसके द्वारा पेश किया जा रहा था, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश के इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। किसमें, जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें इसको एक मान्यता मिली। कब, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं जानेंगे, क्या होता है शास्त्रीय नृत्य, किस कला के रूप में शास्त्रीय नृत्य माना जाए। यानी कि शास्त्रीय नृत्य मानने के लिए कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसकी बेस पे इन्हें शास्त्रीय नृत्य घोषित किया जाता होगा। तो क्या क्या चीजें थे वो जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या हम जो धार्मिक है उसे मान सकते हैं या जिसके अंदर अधिक कौशल कौशल होता है उसे मान सकते हैं, जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रस्तुत या प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या बन रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इन रीजनों से हम मानते हैं इसे शास्त्रीय, और उसमें विभिन्नताओं को क्या किया जाए, प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें क्या होता है, विचार करने की आवश्यकता होती है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं। यानी कि जो बहुत से ऐसे नृत्य हैं जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया, किसकी श्रेणी में, लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला के रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है। एक मिनट, अरे हाँ, हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया गया है कि क्यों इसे शास्त्रीय माना जा रहा है, क्यों क्या है। तो ये क्या है, भ्रांतियां थी जो हमने अभी पढ़ी हैं। फिर कह रहा है जो शास्त्रीय 6 नृत्य हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो अन्य नृत्य रूप में जिन्हें शास्त्रीय माना गया है वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हो जाता है भरतनाट्यम। भरत, तो भारत में ता है, ता से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाता है, तमिलनाडु का हो जाता है। और कथकली, का से केरल, तो ये केरल का हो जाता है। ओडिसी, आसानी से याद हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाता है। कुचिपुड़ी क्या होगा, आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी को याद कैसे रखोगे, अंधे ने बनाई पूड़ी। जब अंधा पूड़ी बनाएगा, जैसे जितना सॉरी मैं इस वर्ड का यूज कर रही हूँ बट मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश मतलब अंधे ने बनाई पूड़ी। तो आंध्र पूड़ी मतलब आंधे ने बनाई पूड़ी, तो कैसे बनाएगा वो,
कच्ची पूड़ी बनाएगा। तो कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी किसने बनाई? अंधे ने। तो अंधे से मतलब आंध्र प्रदेश ने। और मणिपुरी, मणिपुरी का हो जाता है। तो पहला कौन सा हो जाता है आपका? भरतनाट्यम हो जाता है। नंबर 2 कथकली हो जाता है। नंबर 3 ओडिसी हो जाता है। और 3 हो जाता है कुचिपुड़ी। और और आपका 5 पे हो जाता है मणिपुरी। और एक आपका कथक हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलना ही नहीं है। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपराएं, ठीक है, जानेंगे क्या था। जो संरक्षक थे उनकी चित्रकलाएं और लघु चित्र उनके क्या थे, उनके लिए जानेंगे क्या कह रहा है, समझते हैं। ये एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्र की परंपरा। यानी कि एक परंपरा थी जो कई रीतियों से क्या हुई, विकसित हुई। वो कौन सी थी? लघु चित्रों की परंपरा हो जाती है। लघु चित्र, लघु चित्र क्या है? जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र, ठीक है। लघु चित्र मतलब छोटे आकार के चित्र, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ा या कागज पर चित्रित किया जाता है। ध्यान से सुनना, किस पर बनाए जाते थे? तो जल रंगों से कपड़ा और कागज पर ये चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। यानी कि जल रंगों से कागज या कपड़े पर क्या किए जाते थे? चित्रित किए जाते थे। और प्राचीन में क्या होता था? प्राचीन पहले समय में इनको तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं, जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि जो सर्वाधिक सुंदर चित्र हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? तो वो जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा सर्वाधिक सुंदर कौन सी है लघु चित्र में, वो चित्र। तो जैन ग्रंथों का सचित्र, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये जो लघु चित्र है वो किससे बनाए जा रहे हैं? जल रंगों से कपड़ों और कागज में बनाए जाते हैं आमतौर पर। बट पहले के समय में कागज कपड़ा ज्यादा नहीं होता था, तो पहले इन्हें ताल पत्रों और तख्तियों पर भी बनाया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट सुंदर लघु चित्र आपका जैन ग्रंथों का सचित्र हो जाता है, ठीक है। फिर बात कर रहा है मुगल बादशाह। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया था। तो किसने संरक्षण दिया था? क्वेश्चन बन सकता है कि कुशल, अत्यंत कुशल संरक्षण चित्रकारों को किसने संरक्षण दिया था? तो वो मुगल बादशाह और अकबर, जहांगीर, शाहजहां हो जाते हैं। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। क्या करते थे? इतिहास की क्या करते थे? काव्य और पांडुलिपियां क्या करते थे? चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती है। चटक मतलब डार्क कलर से बनाई जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बना है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। उनके दरबार में दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को चित्र किए जाते थे। जो चित्र बनाए जा रहे थे तो वो किसके थे? लड़ाई के थे, शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के चित्र बनाए जा रहे थे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि इन्हें एज अ गिफ्ट के तौर पर हम इसे यूज करते थे, ठीक है। ये गिने चुने लोग बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जा सकते थे। यानी कि जो ये चित्र थे वो गिने चुने बादशाह या उनके घनिष्ठ जनों, यानी कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है, उनके द्वारा इन्हें देखा जा सकता था। अदरवाइज आम लोगों को ये चीजें ज्यादा नहीं दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार क्या कर गए? छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए थे। यानी कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो वो कई अन्य लोगों के जो क्षेत्रीय राज बने उनके यहाँ चले गए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों, कहाँ के? जो परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियां थी वो दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों, कहाँ के? दक्षिण के, और राजस्थान के राजपूती दरबारों को क्या किया? प्रभावित किया है। लेकिन कहाँ का किसे किसे प्रभावित कर रही है ये कलात्मक रुचियां? तो दक्षिण के दरबारों को और राजस्थान के राजपूती दरबारों को। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्हें अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासक तथा उनके दरबार के दृश्य चित्रित किए जाने लगे, ठीक है। किसके? उनके शासकों के दरबार के चित्र क्या किए जाने लगे? बनाए जाने लगे। आगे बढ़ते हैं। इनके साथ साथ क्या हो रहा था? इनके साथ साथ मेवाड़,
मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। तो ध्यान से सुनेंगे कि किसका किसका चित्रण बन रहा था। तो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय में का चित्रण बन रहा था। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पर पौराणिक कथाओं, तो आप ध्यान रखोगे कहाँ कहाँ पर पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय में चित्रण बराबर जारी रहा। तो वो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र थे। ठीक है क्या थे? अन्य क्षेत्र थे जैसे आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी, यानी कहा कि जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय की तलहटी का क्या था, जानेंगे। तहलीटी का इलाका। ठीक है, ये देखो चित्र दिखा रहे हैं, ऐसे चित्र बनाए जाते थे, कितने सुंदर सुंदर बनाए थे। ठीक है, होली खेलते हुए, किसका चित्र है? होली खेलते हुए महाराणा राम सेकंड राजपूत का ये लघु चित्र है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, इलाके में। और 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, कब कब की बात कर रहा है? तो 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण और भाव प्रबल शैली का विकास हुआ। ठीक है, जिसे क्या कहा जाने लगा? बसोहली शैली कहा जाने लगा। तो ध्यान से सुनना, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र का एक साहसपूर्ण और भाव प्रवण शैली का विकास हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा, लघु चित्रण का एक साहसपूर्ण और भाव प्रवण शैली को किस रूप में जाना जाने लगा? तो बसोहली शैली के नाम से जाना जाने लगा या कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वो है भानुदत्त की रस मंजरी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन जाएगा कि रस मंजरी किसकी पुस्तक हो जाती है? तो वो आपकी भानुदत्त जी की हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण में दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार, किसके आक्रमण के समय में? तो 1739 में किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप कौन कौन? मुगल कलाकार मैदानी इलाकों में अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते थे? पलायन करते थे। देखो ये चित्र कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे बने हैं। राधा कृष्ण और उसकी सखियों का पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा का है ये। ठीक है, तो पलायन कर जाते थे, यानी कि जो मुगल कलाकार थे मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचने के लिए वो कहाँ? पहाड़ी के क्षेत्रों में पलायन कर जाते। तो क्या हो रहा था कि जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, उन्होंने क्या किया, उस समय आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं, यानी आक्रमण चल रहे थे, तो इस वजह से वहां पे क्या अनिश्चितताएं और अनकंफर्टेबल चीजें चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, वहां से निकलकर कहाँ बचने के लिए कहाँ चले गए? पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर लिया। कहाँ पलायन कर लिया? पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर लिया। गौर से सुनना, क्लास के साथ बने रहना। इस जो शैली है, इस शैली से बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो कहाँ चले गए थे? नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, राज्य में आक्रमण चल रहे थे दिल्ली के, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को पहाड़ी क्षेत्र में क्या कर लिया? पलायन कर लिया। और वहां जाते आश्रय दाता तैयार मिले, यानी कि वहां पर क्या था? आश्रय दाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो जहां उन्होंने क्या किया, पहाड़ी क्षेत्रों में अपने आप को वहां से पलायन कर लिया था, वहां पे आश्रयदाता मिले, और वहां से उन्होंने क्या किया, वहां इस शैली का नाम क्या पड़ा कांगड़ा, यानी कि लघु चित्र को वहां क्या कहा जाने लगा? कांगड़ा शैली कहा जाने लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। क्या कर ली? कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी थी उसमें एक नई जान डाली। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं हो गई थी, यानी कि जो लघु चित्र था उसमें जो कांगड़ा शैली थी, उन्होंने एक नई शैली विकसित की, और उस शैली ने क्या किया? लघु चित्रकारी में जान डाली। तो वो कौन सी शैली थी? कांगड़ा शैली थी। और कांगड़ा शैली को प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? तो वो मिल रही थी आपको वैष्णव परंपरा से मिल रही थी। ये कैसे बनाए जाती थी? तो ये ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक रूप
कांगड़ा शैली की विशेषता थी। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि कांगड़ा शैली की विशेषता क्या थी। तो कांगड़ा शैली कैसे बनाई जाती थी? ठंडे नीले और हरे रंगों के सहित कोमल रंगों का प्रयोग करके और उसका एक काव्यात्मक रूप निरूपण करके कांगड़ा शैली का बनाई जाती थी। यहाँ पे आप चित्र हमने देखा था किसका? राधा रानी का चित्र। देखो ये वाला राधा, कृष्ण राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र। ये क्या है? कांगड़ा। तो ये काव्यात्मक शैली कैसी है कि यहाँ जो राजा राधा रानी के और कृष्ण जी के जो पद हैं, दोहे हैं, वो किस में है आपके? वो आपके किस में है बताइए? काव्यात्मक रूप में दिए गए हैं। तो उसी शैली में ये बनाई जाती थी। देख पा रहे हो कैसी है? तो ये आपकी कांगड़ा शैली का लघु चित्र हो जाता है। तो आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित करते थे। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या साधारण स्त्री पुरुष भी इन चीजों का चित्रों को बनाते थे? तो हाँ, वो कहाँ-कहाँ बना रहे थे? तो वो इन चित्रों का यूज़ इन चित्रों को बर्तनों पर, दीवारों, कपड़ों, फर्श पर बनाते थे। ठीक है? कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। यानी कि जो लोग ये दीवारों और कपड़ों, फर्शों पे बनाया था, इनमें कुछ ही चीज़ें बच पाईं। इनके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते हैं। ठीक है? तो लघु चित्र महलों में सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखे जाते हैं, जिसे सदियों तक क्या किया गया है? सुरक्षित किया गया है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो सबसे पहले तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कांगड़ा शैली क्या थी, लघु चित्र क्या थे। अगर चीजें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल दूंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और कंप्लीट करवाने में टाइम लगता है। ठीक है? देख लो आपकी ऑलरेडी 40 मिनट्स की क्लास हो गई है। ठीक है? कोई बात नहीं। आपका जो सिलेबस है, मैं आपका सिलेबस आपका जल्द से जल्द फिनिश कर दूंगी। इसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है? सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।